झारखंड में 26,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। हेमंत सोरेन की नई सरकार में जल्द ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने वाली है। नई सरकार में जल्द ही 26,000 शिक्षक पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। यह नियुक्ति पिछले वर्ष 26,000 पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा से अलग होगी। यह जानकारी शुक्रवार को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स +2 हाई स्कूल में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दी। उन्होंने कहा, पिछली सरकार में हमने जिन 26,000 शिक्षकों के पदों पर भरने के लिए परीक्षा ली है, उसके परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। फैसला अगर सरकार के पक्ष में आया तो 26,000 नए शिक्षक तो मिलेंगे ही, इसके अतिरिक्त इतने ही पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले 1-2 साल में राज्य को 52,000 नए शिक्षक मिलेंगे। यही कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो उन पदों को फिर से भरने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य सरकार अगले 5 साल में 500 सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलते हुए सीबीआई के तहत संचालित करेगी। अभी 80 स्कूल संचालित हो रहे हैं। 2025 में 80 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। उन्होंने कहा, आज सभी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं सीबीएसई के सिलेबस के आधार पर आयोजित हो रही है। ऐसे में हमें भी इस ओर जाना होगा ताकि हम स्कूल स्तर पर ही बच्चों को इतना कुशल बना दें कि उच्च शिक्षा में जाते समय वे पूरी तरह दक्ष हों। रामदास सोरेन ने कहा, झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाएगा। पिछली सरकार में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद सृजित किया गया था, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई थी। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा। 18 दिसंबर से मिलना शुरू होगा 2,500 रुपया मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में संपन्न चुनाव के पूर्व आचार संहिता लागू होने तक योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या 59 लाख थी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठित होने के 15 दिनों के अंदर ही योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या बढ़कर 64 लाख से अधिक हो गई है। 3 दिसंबर तक मैया सम्मान योजना के कुल लाभुकों की संख्या 64,62,000 थी। इनमें से 53,65,354 लाभुकों के योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। दिसंबर महीने से इन महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों को चिन्हित कर राशि भी वसूली जा सकती है। समाज कल्याण निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े किसी भी संस्थान में किसी भी रूप में काम कर रहे कर्मी का परिवार योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा किसी भी तरह का पेंशन पाने वाले व आयकर अदा करने वाले का परिवार भी योजना का लाभुक नहीं हो सकता है। साहेबगंज में परिसंपत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, पिछड़ेपन के लगे कलंक को मिटाना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को साहेबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वीर शहीद सिदो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचे, जहां सिदो कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमें इस सोनारूपी राज्य को सोने की तरह बनाना है और पिछड़ेपन के लगे कलंक को मिटाना है। राज्य की जनता ने जिस प्रकार से हमें जिम्मेदारी सौंपी है, वह उस पर खरा उतरने का हम काम करेंगे। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वह जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हमारी सरकार आधी आबादी को लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 50 लाख महिलाओं को उनके खाते में राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने राज्य की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज और पाकुड़ के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साहेबगंज के 243.4 करोड़ रुपये की लागत से 224 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। वहीं 103.52 करोड़ की लागत से पाकुड़ जिले की 107 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके अलावा 137 करोड़ रुपये साहेबगंज व 50.37 करोड़ रुपये की पाकुड़ के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर उनकी पत्नी सरगांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, लेडीपड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू,
राजमहल विधायक एमटी राजा, बोरिया विधायक धनंजय सोरेन, झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, केंद्रीय कमेटी के सदस्य संजय गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद थे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, किसानों को अधिकार और सम्मान दिलाने का अभियान रहेगा जारी। झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी धान अधिप्राप्ति योजना 2024-25 के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में धान अधिप्राप्ति कार्य का शुभारंभ 15 दिसंबर को जामताड़ा में किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और बोनस 100 रुपये प्रति क्विंटल यानी कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उनके धान का उचित मूल्य मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। मंत्री इरफान अंसारी ने उक्त योजना के लाभ का जिक्र करते हुए किसानों को सरकार द्वारा संचालित लैब्स के माध्यम से उनके धान का बेहतर मूल्य मिलेगा। बिचौलियों और खुले बाजार में कम मूल्य पर धान बेचने की मजबूरी खत्म होगी। बोनस और समर्थन मूल्य से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि सभी किसान भाई अपने धान की बिक्री केवल सरकार द्वारा संचालित लैब्स केंद्रों में के माध्यम से करें और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। झारखंड सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से अनुरोध किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम में शामिल हों और किसानों को जागरूक करने के साथ साथ योजना को सफल बनाने में भी सहयोग करें। इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार गरीब लोगों और किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। धान अधिप्राप्ति योजना के माध्यम से झारखंड के अन्नदाताओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने का यह अभियान जारी रहेगा। जेएसएससी सिजेल में हुई कथित गड़बड़ी का सीआईडी करेगी जांच, मुख्यमंत्री ने दिया जांच का आदेश। जेएसएससी सिजेल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों की गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी से जांच कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार जेएसएससी सिजेल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग की ओर सौंप दी गई है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का आयोजन 21-22 सितंबर 2024 को किया था। राज्य के 823 केंद्रों पर 3 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं इसका रिजल्ट भी 4 दिसंबर को जारी किया गया था। जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 16 से 20 दिसंबर तक बुलाया है। जो अभ्यर्थी इन तारीखों में दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाएंगे उनके लिए 26 से 27 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। इन शिकायतों के चलते कई छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्र 15 दिसंबर को आयोग के कार्यालय घेराव करने की तैयारी में है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच 15 दिसंबर को संभावित घेराव देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झारखंड में 6 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। झारखंड में ठंड अब लोगों को ठिठुरने पर मजबूर करने लगी है। सुबह और शाम तेज ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। गर्म कपड़ों से लिपटे रहने को लोग मजबूर हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इसमें जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, थर्मल, चाईबासा, देवघर और हजारीबाग शामिल है। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे ठंडा डाल्टनगंज रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। रविवार को सुबह में हल्के कोहरे या धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में कहीं कहीं शीतलहर चलने की भी संभावना व्यक्त की है। लातेहार में जंगली हाथियों का कहर, एक किसान की हुई मौत। लातेहार जिले में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बालूमा थाना क्षेत्र के मारंगलोइया गांव में शुक्रवार की रात जंगली हाथियों ने एक किसान की जान ले ली। मृतक की पहचान गांव के निवासी जानकी राणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक जानकी राणा शुक्रवार रात अपने खेत के पास बने खलिहान में धान बांधने गए थे। इसी दौरान हाथियों का झुंड वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। जानकी राणा को हाथियों ने पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाया और घायल किसान को घर लाए, लेकिन उसकी तब तक मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बालूमत मुरपा सड़क जाम कर दी। उनका कहना है कि इलाके में लगातार जंगली हाथियों का आतंक और वन विभाग से इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने मांग की है कि हाथियों को भगाने की उचित व्यवस्था की जाए और मृतक परिवार को तुरंत मुआवजा दिया जाए। घटना की जानकारी मिलने पर डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि मृतक के परिवार को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाथियों को भगाने के लिए बंगाल से विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है। वहीं वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और इलाकों में हाथियों का आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे। पलामू के मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा टला, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। पलामू प्रमंडल के सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। ड्यूटी पर तैनात 2 नर्सों की तत्परता से 8 नवजात की जान बच गई। एसएनसीयू वार्ड में शनिवार की तड़के शॉर्ट सर्किट के कारण हाई फ्लो मशीन में आग लग गई। घटना के वक्त वार्ड में 8 नवजात बच्चे भर्ती थे। उन्हें तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और करीब 2 घंटे बाद वार्ड में कुछ सवानियां होने पर बच्चों को फिर से वार्ड में शिफ्ट किया गया। घटना तड़के 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना के वक्त एक बच्चे को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद जीएनएम कुमारी ममता और एक अन्य नर्स ने मशीन में आग देखकर तुरंत ऑक्सीजन और बिजली लाइन के वायर को काट दिया। साथ ही इसकी सूचना डॉक्टर रजी और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को दी गई। दोनों अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। चौथे तल्ले पर संचालित एसएनसीयू वार्ड के सभी बच्चों को फर्स्ट फ्लोर गायनी वार्ड में स्थित एसएनसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। घटना के वक्त ऑन ड्यूटी डॉक्टर रजनी ने कहा कि दोनों जीएनएम ने बड़े हादसे को टाल दिया। वार्ड का ऑक्सीजन पाइपलाइन और बिजली कनेक्शन को दुरुस्त किया गया और फिर से बच्चों को उसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी शशि रंजन हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने एसएनसीयू वार्ड के अलावा अन्य वार्डों का भी जायजा लिया और मामले में संवेदनशील रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी द्वारा ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई गई है उसे सूचित करके पूरी व्यवस्था ठीक की जाए। उन्होंने एमटीसी वार्ड को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया। डीसी ने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि बेहतर संसाधन मुहैया कराए गए हैं, इसका बेहतर उपयोग हो और लोगों को लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार जन विरोधी सरकार है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेवारी दी है उसे ईमानदारी से निभाएंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश को सबका हक और अधिकार दिलाने की जो लड़ाई शुरू की है उसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम सभी को पूरी मजबूती और सक्रियता के साथ काम करना होगा, क्योंकि देश की सत्ता पर अभी जनविरोधी शक्ति काबिज है। इस सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना ही देश के हित का काज है। श्री प्रदीप यादव ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने समारोह में विधायक दल के नेता और उपनेता राजेश कच्छप का अभिनंदन किया। विधायक दल के नेता ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सामूहिक प्रयास किया जाएगा। विधायकों के साथ बैठक कर जल्द ही इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि इंडिया गठबंधन पर आमजनों का भरोसा बरकरार है। क्रेडिट कार्ड में इनाम का झांसा देकर 24,496 रुपये की निकासी। देवघर जिले के सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र के खिजुरिया मगडीहा गांव निवासी एक महिला को क्रेडिट कार्ड में इनाम का झांसा देकर उसके अकाउंट से 24,496 रुपये की अवैध निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उक्त पीड़ित महिला खैरून बेबी मामले की शिकायत देने साइबर थाना पहुंची। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन पहले उसे क्रेडिट कार्ड मिला था। क्रेडिट कार्ड रिसीव करने के बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को क्रेडिट कार्ड अधिकारी बताते हुए कहा कि क्रेडिट कार्ड के एवज में उसे 5,000 रुपये का इनाम मिला है। इनाम पाने के लिए उससे कुछ जानकारी मांगी गई। बातचीत के क्रम में खैरून को झांसे में लेकर कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसके अकाउंट से उक्त राशि की निकासी कर ली। अवैध तरह से रुपये निकासी किए जाने के बाद पता चला कि पीड़िता ने साइबर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए वापस कराने की मांग की। वहीं महिला ने साइबर थाने की पुलिस से आरोपित को चिन्हित करते हुए कार्रवाई का भी आग्रह